नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के लिए फर्स्ट सुर्खियां थी नफ्ताली बेनेट के बारे में। नफ्ताली NAFTALI नफ्ताली बेनेट ये अभी इसराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे। इसराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। हम सभी लोग जानते थे बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के सबसे अधिक कार्यकाल मींस ऑलमोस्ट 12 साल तक इसराइल के प्रधानमंत्री थे। तो इसराइल की जो संसदीय सदन है जिसमें 120 सदस्य आते हैं, आउट ऑफ 120 सदस्य से नफ्ताली बेनेट के लिए ऑलमोस्ट 60 वोट मिल चुके हैं। तो ये नफ्ताली बेनेट ऑलमोस्ट सितंबर 2023 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे। और जिस तरह से ये 8 पार्टी की शासन है, ऑलमोस्ट नफ्ताली बेनेट का अगर हम सोचते हैं तो उनकी पार्टी का नाम यामीना पार्टी है। तो 8 पक्षों की सरकार है। सितंबर 2023 के बाद आज नफ्ताली बेनेट की सरकार में जो फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम यायर लापिड है, तो ये यायर लापिड सितंबर 2023 के बाद इसराइल का प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। तो ये थे नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट की पार्टी थी यामीना पार्टी और ये 8 पक्षों का सरकार है। इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर किया। तो इजराइल आता है तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम होती है और इजराइल की जो मुद्रा है, करेंसी है, जिसे हम इजरायली शेकेल भी कहते हैं। और इजराइल एक सरकार संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। नेक्स्ट बात आती है कि हमारे लिए होम इन द वर्ल्ड ये अमर्त्य सेन का एक संस्मरण है जिसे हम मेमोरियल कहते हैं। तो कमिंग जुलाई में होम इन द वर्ल्ड ये रिलीज करने वाले हैं। तो ये संस्मरण है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस संस्मरण में उन्होंने अपने बचपन से जुड़ी हुई सभी विवरण का साझा किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशंस किया है कि अमर्त्य ये नाम उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रदान किया हुआ है। अगर हम अमर्त्य सेन की बाकी पुस्तकों के बारे में यहाँ अगर नाम लेने की कोशिश कर लेते हैं तो उनके जो उल्लेखनीय पुस्तकें हैं उनमें से आता है द आर्गुमेंटिव इंडियन, नेक्स्ट आता है द आइडिया ऑफ जस्टिस, नेक्स्ट आता है द आइडिया ऑफ जस्टिस। लेकिन डॉक्टर अमर्त्य सेन की जो बेस्ट नोन वर्क है, जो प्रसिद्ध कृति है, इस कृति का नाम आता है एंड पॉवर्टी एंड फैमिन्स एंड इसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्रीवेशन, गरीबी और अकाल, पात्रता और अभाव पर एक निबंध, जो 1981 ने उन्होंने उसको पब्लिश किया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति गरीबी और अकाल, पात्रता और अभाव पर एक निबंध। मैं फिर से उसे रिपीट करना चाहता हूँ, पोवर्टी एंड फैमिन्स एंड इसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्रीवेशन। और हम सभी लोग जानते हैं कि 1998 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अमर्त्य सेन को मिला था। उन्हें इस खिताब से उनको सम्मानित किया था। आज के लिए 15 जून ये डे होता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की तरह हम उसको मनाते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस या वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के तहत हम मनाते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं ये 2021 से लेके 2030 का ये जो शतक है ये स्वस्थ बुढ़ापा का दशक कहा गया है। स्वस्थ बुढ़ापा उसका मतलब होता है डिकेड ऑफ हेल्थ एजिंग। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 का थीम है न्याय तक पहुंच, एक्सेस टू द जस्टिस। थीम ऑफ द 15 जून वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे का थीम है एक्सेस टू द जस्टिस।
एक्सेस टू द जस्टिस। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं जीवन वायु, तो जीवन वायु एक प्रणाली है, एक उपकरण है, एक अल्टरनेटिव्स है सीपीएपी के लिए। सीपीएपी का लॉन्ग फॉर्म है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ये डिवाइस जो है उसके लिए अल्टरनेटिव, लेकिन ये जीवन वायु एक बिजली फ्री या बिजली मुक्त इंस्ट्रूमेंट है। उसका निर्माण या विकसन आईआईटी रोपाड़ द्वारा भारत में किया हुआ है। तो जीवन वायु भारत का पहला बिजली मुक्त सीपीएपी, जिसका लॉन्ग फॉर्म है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर। तो अगर सीपीएपी मशीन के लिए जीवन वायु एक विकल्प है जो बिना बिजली के साथ भी काम कर सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा यूज जो हम स्लीप अपनिया कहते हैं, एपीएनईए, स्लीप अपनिया इस तरह की डिसऑर्डर्स होती है कि जो मरीज होते हैं वो मरीज नींद के टाइम सांस लेने में उनको समस्या होती है, उसे हम स्लीप अपनिया कहते हैं। इस कंडीशन में हम जीवन वायु का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो शिशुओं, जिसे हम कहते हैं कि चाइल्ड दे आर दी सफरिंग फ्रॉम दी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स व्हेन देयर लंग्स और फेफड़ों का विकसन पूरी तरह से नहीं होता है, उस कंडीशन भी जीवन वायु एक विकल्प हो सकता है। एट द सेम टाइम कोविड-19 संक्रमण के जो प्रारंभिक चरण होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें लंग डैमेज होने के अवसर पे जो भी क्षति होती है उनको कम करने का या रोगियों को दुष्प्रभाव से रिकवर करने के लिए, उबरने के लिए डेफिनेटली ये 3D प्रिंटिंग वाला सीपीएपी जीवन वायु जरूर एक मदद कर सकता है। हमने देखा जीवन वायु आईआईटी रोपाड़ ने उसे डेवलप किया हुआ है और ये सीपीएपी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे या प्रेशर के लिए एक विकल्प है। नेक्स्ट बात आती है समझौता ज्ञापन के ऊपर। ये दागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दागमारा जल विद्युत परियोजना है। दागमारा या डगमारा जल विद्युत परियोजना ये बिहार के, अगर हम बिहार का जो भी बिहार स्टेट, जिसे हम बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन कहते हैं, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन शॉर्ट फॉर्म है उसका BSHPC, और भारत का जो एक मिनी रत्न कंपनी है NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, इन दोनों के बीच ये डगमरा जो जल विद्युत परियोजना है उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो समझौता ज्ञापन हुआ है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये डगमरा हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 130 मेगावाट की कैपेसिटी है और बिहार के सुपौल में उसको विकसित किया जाने वाला है। और NHPC की अगर बात कर लेते हैं तो ये एक कैटेगरी की एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर उद्यम है, एक हम उसे एंटरप्राइज कहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। उसकी जो स्थापना थी, एस्टेब्लिशमेंट थी 1975 में हरियाणा के फरीदाबाद में हुई थी। तो ये डगमगरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 130 मेगावाट की कैपेसिटी बिहार के सपुवाला में ये विकसित किया जाएगा NHPC द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो विघ्नेश फोगाट की बात आती है। जो पहलवान है विनेश फोगाट, जिन्होंने पोलैंड ओपन में फिलहाल रेस्टल में एक स्वर्ण पदक 53 kg कैटेगरी में उन्होंने हासिल किया हुआ है। तो विघ्नेश फोगाट पहलवान है, सी इज द पहलवान रेस्लर है। यहाँ ओपन पोलैंड ओपन में जो रेस्लर की गेम हुई थी, उन्होंने यहाँ जो हम कहेंगे यूक्रेना की जो क्रिस्टिना बेरेजा है उनको उन्होंने हराया। और हम इसी तरह से ये जानते हैं कि इस साल में
ये उनका थर्ड इवेंट है, यह इनका तीसरा खिताब है इस सीजन का। पहला खिताब उन्होंने हासिल किया था इस साल मेटेरो पेलिकॉन इवेंट मार्च में, मेटेरो पेलिकॉन इवेंट मार्च में, और एशियन चैंपियनशिप जो अप्रैल में, और ये थर्ड है पोलैंड ओपन में, ये उनको स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। नेक्स्ट आती है जर्दालू आम के बारे में। तो ये एक जियोग्राफिकल इंडिकेटर, या जिसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक हम कहेंगे जो भी हमारे लिए बौद्धिक संपदा का एक रूप है, जहाँ किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो या स्थान हो, जिस पर कोई विशिष्ट वस्तुओं या कोई उत्पाद होता है, उनके लिए प्रमाणन या संकेत दिया जाता है। तो बात आती है जीआई सर्टिफाइड जर्दालू आम की। तो ये जर्दालू आम बिहार के भागलपुर, बिहार के मंगूर और बिहार का जो बांका जिला है उसमें ज्यादा रूप से उसका उत्पादन किया जाता है। 2018 में उसको जीआई का प्रमाणन हासिल हुआ था। तो बिहार सरकार ने अपेडा, APEDA, अपेडा का यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म है एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके साथ इस जर्दालू मैंगोस को, आम को ब्रिटेन में निर्यात किया हुआ है। अगर बिहार की बात आती है, वी शुड बी अंडरस्टैंड और वी शुड बी इवन नो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो जीआई टैग शाही लीची भी यहाँ बिहार से होता है, उसको भी यहाँ लास्ट ईयर में ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया था। तो इस पॉइंट के लिए हमारे लिए जर्दालू आम का लोकेशंस या भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, किस जीआई टैग को उनको दिया है, तो हमारे लिए भागलपुर, मुंगेर और बांका जिला ये इंपॉर्टेंस होता है। और ये मुजफ्फरपुर के लिए शाही लीची को भी शाही जीआई टैग दिया है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जिसे हम भौगोलिक संकेत कहते हैं। ये बौद्धिक संपदा का एक रूप है। किसी भी क्षेत्र में, विशेष भौगोलिक क्षेत्र या स्थानों पर अगर कोई सर्टन चीजें होती है या प्रोडक्ट होती है जो एक यूनिक होती है, तो उनके लिए ये प्रमाणन या संकेत दिया जाता है। 15 जून की अगर बात आती है तो वर्ल्ड, या हम उसे ग्लोबल विंड डे की तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं, वैश्विक पवन दिवस उसे कहते हैं। 2009 में से हमने आज का जो नाम है वर्ल्ड विंड डे, उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। तो ये वर्ल्ड विंड डे या ग्लोबल विंड डे ऑर्गेनाइज किया जाता है विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इन दोनों के माध्यम से। ग्लोबल विंड डे 15 जून है, यह ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल ऑलमोस्ट 2007 से, जो विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसके माध्यम से। और हम सभी लोग जानते हैं 2021 से लेकर 2025 तक भारत में जो अक्षय ऊर्जा फ्रॉम दी विंड एनर्जी, इस स्रोत से ऑलमोस्ट 20 गीगावाट का कैपेसिटी को एक टारगेट रखा है। 20 गीगावाट की कैपेसिटी रहेगी, उसका टारगेट रहेगा। ये हमारे लिए अक्षय ऊर्जा जो फ्रॉम द विंड एनर्जी के लिए रहेंगे। तो जो इरीना है, इरीना का मतलब या आइरीना का मतलब होता है इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो इसके तहत विंड एनर्जी जग में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाली एक एनर्जी सोर्स होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए ये रहेगा कि नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हम सभी लोग जानते हैं भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1 जनवरी 2021 से अस्थायी स्वरूप से नेक्स्ट 2 ईयर के लिए एक सदस्य होता है। ये न्यूज इसलिए है कि अल्बानिया जो ईस्ट यूरोप कंट्री से, ब्राजील जो साउथ अमेरिकन और कैरिबियन आइलैंड से, गैबन, घाना और यूएई ये अफ्रीका और गल्फ या हम कहेंगे एशियन कंट्री से, उनको 2022 और 2023 के लिए परमानेंट मेंबर की तरह नियुक्त किया गया है।
हम सभी लोग जानते हैं इंडिया, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे ये अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। यूएनएससी की जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और जो यूनाइटेड नेशंस है उनके जो 6 प्रमुख अंग है, इस प्रमुख अंग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम ये यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद करती है। उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का हेडक्वार्टर ये संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थित होता है। और आज के लिए लास्ट खबर ये रहेगी कि जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 ने भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में सबसे टॉपर कंट्री में या शीर्ष स्थान पर इंडोनेशिया का नाम आता है। और हमें ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है कि ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो रिपोर्ट होता है ये चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है। चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है। ऑलमोस्ट 128 जो नेशंस हैं उनको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं या उनके आम आदमी होते हैं जो सर्वे करके ये रिपोर्ट बनाया जाता है। तो ये दुनिया भर में जो धर्मांध प्रयास किए जाते हैं तो उस प्रयासों का एक सर्वेक्षण होता है जिसे हम चैरिटेबल काम भी कहते हैं। तो ये 128 जो नेशंस है उन सिटीजन को इस तरह से 3 क्वेश्चंस उन्हें पूछे जाते हैं कि कितने लोगों ने, कितने प्रतिशत लोगों ने अजनबी स्ट्रेंजर की मदद की है या किसी चैरिटी के लिए आपने कितना पैसा दान दिया होता है या किसी संगठन के लिए अपना सोचा या सेल्फ वॉलंटियर कितना टाइम दिया। तो इन 3 क्वेश्चंस में इंडिया की रैंक 14 होती है। एक बार इस ऑडियो को अगर 2 बार 3 बार सुनेंगे तो मे बी नंबर ऑफ थिंग्स आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.